यस सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग अपना जीके का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द चैप्टर 18 सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट। अब हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट के बारे में कि हाउ वी हैव टू क्लीन द एनवायरनमेंट, या क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या थ्रेट्स जो है हमारे जो एनवायरनमेंट को हो रहे हैं, प्लस कौन कौन से जो मूवमेंट्स हैं, कौन कौन से जो कंजर्वेशन ग्रुप्स बनाए गए थे उस टाइम पीरियड पे, या इनफैक्ट अभी भी जो चल रहे हैं, है ना। वो सब चीजें हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ी थी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे पल्यूट हो रहा है, बहुत सी चीजों से पल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो उसी में ही आपका एक चैप्टर है सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट। मींस क्या होता है आपका जो वेस्ट सेग्रेगेशन मींस, इसमें आपका जो वेस्ट है, जो आपका जो कचरा है, ठीक है, दैट यू हैव टू डिवाइड। कि अगर आपका जो ड्राई वेस्ट है यानी कि ड्राई कचरा है तो आप उसको अलग रखें। अगर आपका कोई वेट है, जो वेट वेस्ट है या वेट कचरा है, उसको आप अलग डस्टबिन में डालें। ठीक है, तो हमें जो है डिवाइड करना है वेस्ट को। अगर हम सब चीजें एक साथ ही, गीला व सूखा कचरा सब एक साथ फेंक देंगे तो उससे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर हम उसको सेग्रीगेशन करके डालेंगे यानी कि डिवाइड करके डालेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे रीयूजेबल आइटम्स को हम अच्छे से डालें, जो हाउस होल्ड वेस्ट है, ठीक है, यानी कि जो आज बाकी की जो चीजें हैं, जैसे कुछ हमारे बैटरीज वगैरह हो गए, प्लास्टिक वाली चीजें हो गई, उनको सब हम अलग अलग चीजों में डालें। ठीक है, या जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, ठीक है, जो भी वेस्ट है उसको हम अलग अलग करके रखें। उन सब चीजों को, उन सब वेस्ट को मिक्स ना करें। ठीक है, लाइक अगर रिसाइकलिंग वाला है तो रिसाइकलिंग में जाएगा, रीयूज वाला है तो रीयूज में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज इम्पोर्टेंट। अगर हमें हमारे वेस्ट को मैनेज करना है कि हमारा जो चीज, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पल्यूट ना हो, देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। अगर आप देखोगे आपके पास, आपके जब घर पे वो जब वो कचरे वाली गाड़ी आती है तो उसमें भी ड्राई और वेट वेस्ट वाला अलग अलग वो बना हुआ होता है बॉक्स, है ना। तो ये चीज किसलिए बनी हुई होती है, ताकि हम जो है वेस्ट का डिवाइड कर सकें। अगर उसका डिवीजन प्रॉपरली होएगा तो उसको आगे जो हमें डिकम्पोज करने में या डिस्पोज करने में या रिसाइकिल करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम बहुत सारे, जैसे अब आप देख सकते हो, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है, कि बहुत सारे कलर्स के डस्टबिन है। ठीक है, तो हर एक कलर को डिफाइन किया गया है कि अगर रेड डस्टबिन है तो उसमें कौन सा कचरा जाएगा, अगर ग्रीन है तो उसमें कौन सा जो है वेस्ट जाएगा, अगर ब्लू है तो उसमें जो है पेपर रिसाइकलिंग वाली चीजें जाएगी। तो हर एक कलर जो है, हर एक कलर मतलब हर एक बिन के लिए, रिसाइकलिंग बिन या डस्टबिन बोलो आप, तो हर एक कलर एक बिन को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू जो आपका डस्टबिन होता है वो जो है पेपर रिसाइकलिंग के लिए होता है। ठीक है, देन आपका जो ग्रीन होता है वो ऑर्गेनिक की चीजें जो हमें रिसाइकिल करनी होती है उसके लिए होता है। तो वैसे ही ड्राई एंड वेट के लिए भी एक अलग अलग कलर से डिफाइन होता है। ठीक है, अब देखो ये आपको एक प्रोसेस बता रहा है, प्रोसेस ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन, कि वेस्ट है जो कैसे वो अलग कर रहा है। जैसे इसमें जो रिसाइक्लेबल वाली चीजें हैं वो सब एक साथ डाल रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पूरा सब कुछ एक साथ ही उस डस्टबिन में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। अब वो ना फिर वो उसको हम अलग कर पाते हैं, जो भी रिसाइकिल करने वाला होता है या रीयूज करने वाला होता है वो उसको अलग नहीं कर पाता। अगर सारा जो है वेस्ट एक साथ चला जाता है तो प्रॉब्लम आती है फिर। तो इसलिए क्या है, हमें पहले से ही उसको अलग अलग कर देना चाहिए, उसका सेग्रीगेशन कर लेना चाहिए। तो अब जैसे रिसाइक्लेबल वाली जो चीजें हैं उनको हमें एक डब्बे में, एक डस्टबिन में डालना चाहिए। देन जो आपके डिकम्पोजेस वेस्ट है, जैसे डाइपर्स हो गए, नैपकिन हो गए, ठीक है, तो ये जो वेस्ट है आपको वो अलग जो है डस्टबिन में डालना चाहिए। प्लस आपका जो किचन का वेस्ट है या जो ऑर्गेनिक का वेस्ट है, जैसे जो कचरा आपका, या जो कटिंग वगैरह, चॉपिंग वगैरह करके आपका जो वेजिटेबल्स का, या जैसे आप देख सकते हो ये एग का शेल है, बनाना है, ठीक है, और ये एप्पल वाला है आधा खाया हुआ। तो ये सब जो वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट और जो किचन वेस्ट है, वो हमें अलग बिन में डालना चाहिए। कैन्स, मिल्क बैग्स हमें अलग बिन में डालने चाहिए। ठीक है, देन जो हैजार्डियस वेस्ट है, जैसे जो पेंट्स हो गए, बैटरीज हो गए, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट्स हो गए, जो बाकी की साफ सफाई करने वाली जो चीजें यूज कर रहे हैं हम, तो उन सब चीजों को भी हमें अलग बिन में डालना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है सेग्रीगेशन इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब चीजें हम एक साथ ही डाल देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रीयूज वाला है, कौन सा रिसाइकिल वाला है, और आगे भी फिर प्रॉब्लम आती है। फिर वो लोग अच्छे से सेग्रीगेट नहीं करते तो वो पूरा वेस्ट जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं रिवर्स में, ओशंस में, जिससे वजह से सब पॉल्यूटेड हो जाता है ना।
तो इसलिए सेग्रीगेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज द वेस्ट। मैनेज को मतलब वेस्ट को मैनेज करने के लिए, वेस्ट को कम करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द सेग्रीगेशन मेथड। ठीक है, सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। So when the waste is not separated properly, it leads to less recycling because it is not easy to remove material for recycling। वही मैंने आपको बताया, अगर आप अच्छे से segregation नहीं करोगे, separate नहीं करोगे चीजों को, तो आगे प्रॉब्लम आएगी, recycling कम होगी, है ना। तो recycling कम होगी चीजें तो वो हमारे environment को pollute करेगी। We too can do our bit to help in segregation of waste। हम ये जो स्टार्टिंग है वेस्ट की सेग्रीगेशन, यानी कि वेस्ट को अलग करने की स्टार्टिंग हम खुद से कर सकते हैं, अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। सो सेग्रीगेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्रैक्टिस टू फॉलो। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट प्रैक्टिस है फॉलो करने के लिए, एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन किचन। ठीक है, ये जब तक हमसे शुरुआत नहीं होगी तब तक जो है चीजें जो है खराब ही रहेगी, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो खराब ही रहेगा। सो हमें जो है सबसे पहले खुद से स्टार्टिंग करनी है, और वो स्टार्टिंग हमें अपने किचन से करनी है। ठीक है, अगर आपका जो ड्राई वेस्ट है उसको आपको अलग जो है डालना चाहिए डस्टबिन में, अगर कोई आपका वेट है तो उसको अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। तो ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बॉटल है तो एक प्लास्टिक है, ड्राई है, ठीक है, कैप लगी हुई है, इसके अंदर कुछ है नहीं तो उसको हमने ड्राई में डाल दिया, और वेट यानी कि जो गीली चीजें हैं उनको एक हमने अलग डस्टबिन में डाल दिया। तो बहुत सी चीजें हैं, जिससे मैंने आपको बताया, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गए, कैन्स हो गए, ठीक है, देन आपके जो भी किचन का वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक का वेस्ट हो गया, तो इन सबको जो है आपको अलग अलग बिन्स में जो है डालना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, इसलिए जो है जो बहुत सारे बिन्स हैं उनको कलर एक डिफाइन कर दिया गया है कि पर्टिकुलर बिन का जो कलर है ना, उसमें कैसी चीजें जाएगी। So this is all about the segregation of waste. Yes, so your first question is what is waste segregation? कि waste segregation क्या होता है? Waste segregation means आप जो है waste को divide करते हो कि whether it is dry or it is wet। अगर dry है तो अलग जाएगा, wet है तो अलग जाएगा। ठीक है, then what are the three waste segregations? क्या मतलब हम लोग ये चीजें क्यों करते हैं? वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमें वो कौन सी 3 चीजें फॉलो करनी है? मैंने आपको बताया था 3 R's होते हैं आपके, दैट इज रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। ठीक है, ये 3 प्लान्स होते हैं किसी भी वेस्ट को कम करने के लिए, कि हमें इसका हमें जो है चीजों को कम कंजप्शन करना चाहिए, या हमें कुछ ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो रीयूज हो सके या रिसाइकिल हो सके। सो अगर आपको वेस्ट कम करना है या वेस्ट सेग्रीगेशन हम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसमें से चीजों को डिफरेंशिएट कर सके, कौन सी चीजें जो है रीयूज करने वाली है, कौन सी जो है रिसाइकिल करने वाली है। Then what are the 4 classifications of waste? Waste के 4 classification बताएं आपको, जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, हैजार्डियस वेस्ट हमने पढ़ा था जैसे पेंट्स, बैटरीज, क्लीनिंग एजेंट्स, ये हो गए। ठीक है, देन हाउ टू यूज कलर्ड रिसाइकलिंग बिन। अब आप देखोगे यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, व्हाइट कलर के डस्टबिन आप पेंट भी किए जाते हैं, है ना। इन पेंट क्यों किया जाता है? ताकि उनका जो है कलर डिफाइन हो सके कि ये पर्टिकुलर ब्लू डस्टबिन है तो ये पेपर रिसाइकलिंग है, इसमें पेपर वाली चीजें डलेगी। ग्रीन है तो ऑर्गेनिक वेस्ट डलेगा, रेड है तो लैंडफिल का वेस्ट डलेगा, येलो है तो कुछ मिक्स्ड रिसाइकलिंग वाला जाता है, व्हाइट है तो सॉफ्ट प्लास्टिक वाली चीजें जाती है। तो बहुत सारे कलर, मतलब डस्टबिन के जो कलर है वो डिफाइन किए हुए हैं पर्टिकुलरली, जस्ट टू सेग्रीगेट द वेस्ट, और जिससे हम वेस्ट का मैनेज कर सके, मैनेजमेंट कर सके। ओके, तो हमें पता है कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी कि वेस्ट का जो सेग्रीगेशन है, दिस इज जस्ट टू सेव अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेटेड टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमारा जो एनवायरनमेंट से जितने भी रिलेटेड चैप्टर्स थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, 18 was the last chapter regarding the environment. Now these chapters are related to the animals and plants. ठीक है, अब आगे के जो चैप्टर्स, कमिंग चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे वो एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, so let's start with the chapter 19, that is the fruity facts। कुछ facts बताए हैं आपको, ठीक है, फ्रूट्स के बारे में। So read and learn some unusual but true facts from the worlds of fruit। कुछ आपको फ्रूट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ नई चीजें बताइए।
ठीक है, so let's start with the first one. Apples, peaches and raspberries are the member of rose family. कि जो एप्पल्स हैं ये फ्रूट्स के नेम है, एप्पल, पीचेस एंड रेस्पबेरीज जो हैं ये किसकी कौन सी फैमिली के मेंबर्स हैं? ये रोज फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्रूट इज द टमाटो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर फ्रूट कौन सा है तो दैट इज द टमाटो। नेक्स्ट, स्क्वायर वाटरमेलन। कुछ फैक्ट्स हैं, आपको कुछ चीजें बता रहा है जो आपने वर्ल्ड की कुछ फैक्ट्स या चीजें बता रहा है रिलेटेड टू द फ्रूट्स जो आपने नहीं सुनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इज स्क्वायर वाटरमेलन। आप लोगों को पता था क्या स्क्वायर वाटरमेलन भी होता है ना? तो आप देखो इस पिक्चर में देख सकते हो ये आपका वाटरमेलन है जो कि कौन सा स्क्वायर शेप में है। सो दीज आर ग्रो इन जापान। ये जापान में ग्रो किए जाते हैं, क्यों? ताकि वो इजीली इसको जो है स्टोर करके रख सकें, ठीक है। इसलिए जो है स्क्वायर्स के वाटरमेलन वहां पे ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट इज दी कोको दे मेर पाम ट्री। अब ये कोई ट्री का नेम है, ठीक है। हैज द अर्थ्स लार्जेस्ट फ्रूट। अब इस ट्री पे क्या होता है? अर्थ का सबसे लार्जेस्ट फ्रूट जिसका वेट कितना है? 17 kg, ठीक है। तो वो ग्रो करता है, ठीक है। यानी कि कोको दे मेर पाम ट्री, यानी कि इस पाम ट्री पे क्या होता है? दुनिया का या अर्थ का सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट फ्रूट ग्रो करता है जिसका वेट कितना है? 17 kg। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट इज फ्रूट सैलेड ट्रीज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया ग्रो 3 to 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑल ऑन वन ट्री। अब ये कह रहा है कि कोई फ्रूट सैलेड ट्री है, जैसे कि आप मानो ये जो है ट्री है, तो इस पे ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में फाउंड होता है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस एक ही ट्री पे जो है 3 to 7 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स जो है ग्रो कर रहे हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये कुछ स्ट्रॉबेरी सा लग रहा है, ये कुछ ब्लैक रेसबेरी भी कह सकते हो, है ना? तो ये इस एक ट्री पे, उस ट्री का क्या नाम है? अब बिकॉज इसमें इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ के फ्रूट्स ग्रो होते हैं इसलिए उसने नाम भी क्या दे दिया? फ्रूट सैलेड ट्री, है ना? सैलेड में हमें बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिल जाती है ना, तो इसलिए इसका नाम भी इन्होंने यही रख दिया, फ्रूट सैलेड ट्री। और जो कि कहाँ पे फाउंड होता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? इस ट्री में ऐसा क्या खास बात है? सो 3 to 7 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं इस एक ही पेड़ पे, इतने सारे फ्रूट्स जो है ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉबेरीज एक्चुअली हैव मोर विटामिन सी देन ऑरेंजेस। कि स्ट्रॉबेरीज के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन होता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑरेंजेस के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, बट स्ट्रॉबेरीज के अंदर उससे ज्यादा विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट, पाइनएप्पल्स वर एक्सपेंसिव इन 1700s। ये बोल रहा है कि जब 1700 में क्या था? पाइनएप्पल बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत ज्यादा महंगे थे। सो अमेरिकन कॉलोनिस्ट वुड रेंट अ पाइनएप्पल एंड कैरी इट अराउंड इन अ पार्टी टू शो देयर वेल्थ। अब उस टाइम पे क्या होता था कि जिसके पास पाइनएप्पल होता था तो ये माना जाता था कि वो बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन है, बहुत ज्यादा अमीर या रिच कह लो, ठीक है। तो एक अमेरिकन कॉलोनिस्ट था, उसने क्या किया था? एक पाइनएप्पल को रेंट पे लिया था। क्यों लिया था उसने रेंट पे? ठीक है, उसने रेंट पे लिया और उसने क्या किया? उसको एक पार्टी में लेके गया और वहां पे वो पाइनएप्पल लेके घूम रहा था। तो लोगों को क्या लग रहा था कि ओहो ये तो बहुत ज्यादा रिच है, क्योंकि वो पाइनएप्पल उस टाइम पे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था कि उसको देखो एक पाइनएप्पल को रेंट पे लेना पड़ा जस्ट टू शो देयर वेल्थ, ताकि वो पार्टी में लेके घूम सके और लोगों को बता सके कि आई एम दी वेल्दी पर्सन, ठीक है। जबकि उसने क्या किया था? रेंट पे लिया था। सो ये भी एक फन फैक्ट है आपका। नेक्स्ट इज द डुरियान फ्रूट नोन एज द स्मेलिएस्ट फ्रूट। ये एक फ्रूट है जो कि लीची की तरह ही दिख रहा होगा आप लोगों को भी, ठीक है, बट ये लीची नहीं है, इट्स अ डुरियान फ्रूट, ठीक है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा स्मेलिएस्ट फ्रूट है, मतलब जिसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। इज सो स्टिंकी, बहुत ज्यादा स्टिंक है, बहुत ज्यादा बदबू आती है। दैट इन पार्ट्स ऑफ एशिया इट इज नॉट अलाउड टू बी टेकन ऑन बसेस और इनटू होटल्स, ठीक है। ये जो फ्रूट्स है ये एशिया के कुछ पार्ट्स में यानी कि अलाउड नहीं किया जाता इसको ले जाना, इसकी इतनी ज्यादा तेज बदबू होती है, इतना ज्यादा स्मेलिएस्ट फ्रूट है ये, ठीक है, कि इसको बस में भी ले जाना और होटल्स के अंदर भी ले जाना एकदम मना है, अलाउड नहीं, ठीक है। तो ये कुछ आपके फन फैक्ट्स हैं जो कि अच्छे थे, ठीक है। सो ये आपको आगे भी याद रखना है, ओके।
Yes, so our next chapter is the turtle habit. This is the 20th chapter जो कि हमने अभी पढ़ा था कि अभी जो हमारे next जो भी coming chapters होंगे that is related with the animals and plants. तो आपका जो 19th chapter था वो उसमें कुछ हमें facts के fruit facts के बारे में बताया था. अब now this chapter is on animals जिसमें turtle की बात करी गई है ना? तो टर्टल भी बहुत तरीके से होते हैं. सो अ लार्ज नंबर ऑफ मराइन क्रिएचर्स आर फाउंड इन द डेप्थ ऑफ ओशंस एंड सी. बहुत तरह के मराइन क्रिएचर्स मींस जो पानी में पाए जाने वाले जो क्रिएचर्स हैं वो बहुत ज्यादा तरह के हमें बहुत ज्यादा जो है उनके मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हमें वो देखने को मिलते हैं. ठीक है, जितना हम ओशंस की डेप्थ में जाएंगे या सी के डेप्थ में जाएंगे तो हमें और भी ज्यादा तरह तरह के जो है मराइन क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं. So read the statement given below and try to identify the turtles found in the Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal. तो ये कुछ टर्टल्स के बारे में बताया गया है जो कि कहाँ पे मिलते हैं, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, अब वो कौन से टर्टल क्या टर्टल्स के नेम क्या है वो आपको बताना है. तो अब आपको सब बताया है कि इंफॉर्मेशन दी हुई है कुछ आपको दैट इट इज द फर्स्ट वन इज इट इज द लार्जेस्ट एंड द रेयरेस्ट ऑफ सी टर्टल. ठीक है, ये बहुत मतलब रेयरली हमें देखने को मिलता है ये जो सी टर्टल है या टॉर्टोइज है. इट हैज अ लेदरी कवरिंग इंस्टेड ऑफ अ शेल. अब इसके क्या है, आप देखोगे टॉर्टोइज के वैसे तो क्या होता है, शेल होता है ना, बट इसके क्या है, लेदरिंग की कवर है ना, यानी कि जो इसकी जो कवरिंग हुई हुई है वो लेदर लेदर के से हुई हुई है. इससे लेदर जो हम यूज करते हैं हमारे बूट्स वगैरह में और भी चीजों में. ठीक है, तो इसका जो कवरिंग है वो लेदर की कवरिंग हुई है इंस्टेड ऑफ शेल, शेल की बजाय. इट लिव्स मेनली ऑन जेलीफिश. और ये कहाँ रहता है, जो मोस्टली कहाँ रहता है, जेलीफिश के ऊपर रहता है. ठीक है, तो ये कौन सा टॉर्टोइज है, अब आपको नेम से ध्यान रखना है कि इसकी लेदरिंग कवरिंग है तो दैट मींस इस टॉर्टोइज का नाम हो जाएगा लेदर बैक टर्टल. ठीक है, क्या हो जाएगा, लेदर बैक टर्टल. नेम से आपको बस एक वो टर्म ढूंढना है, जिस एक कैच ढूंढना है जिससे आपको पता चल जाए इजीली कि अगर लेदरिंग कवरिंग है so that means the answer is the leatherback turtle. So the answer यही है आपका, leathering covering से ही आपको मैच करना है leatherback turtle. Now next is the it take its time from the green of its shell and flesh. ठीक है, अब ये जो है ग्रीन कलर का है, इसका जो नेम आया है वो कैसे बना है, क्योंकि इसका जो शेल है वो भी ग्रीन है. ठीक है, जो इसका फ्लैश है, जिसका मांस है वो भी ग्रीन है. एंड इट फीड्स मेनली ऑन दी मराइन एल्गी एंड सी ग्रास. ठीक है, ये क्या खाता है, मराइन यानी कि पानी के अंदर जो एल्गीज वगैरह प्रेजेंट होती है, काई वगैरह भी कह सकते हो, और ये क्या करता है, सी ग्रास खाता है. ठीक है, सी के अंदर की जो ग्रासेस है उसको खाता है. ठीक है, अब इसमें भी देखो आपको ये देखना है कि ग्रीन आ गया यहाँ पे कि ये जो टॉर्टोइज है ग्रीन है, तो दैट मींस इसका नेम भी जो है ग्रीन से रिलेटेड होगा. सो द आंसर विल बी द ग्रीन टर्टल, यानी कि इस टर्टल को हम क्या कहेंगे, ग्रीन टर्टल. तो ऐसे आपको ये चीजें लर्न करनी है. ठीक है, नेक्स्ट इज इट गेट्स इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स बर्ड लाइक हेड एंड बीक. इसका जो हेड है वो बर्ड के जैसे है, प्लस इसके बर्ड के जैसे देखो एक बीक यानी कि चोंच जिसको कह सकते हो वो दी हुई है. इट लिव्स मेनली ऑन कोरल रीफ, ये हमेशा इस कोरल रीफ पे ही रहता है. ठीक है, एंड नेस्ट ऑन द शोर्स ऑफ दी, और कहाँ पे जो है ये मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के शोर्स पे रहता है, किनारे पे रहता है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बर्ड लाइक हेड है जिसका, तो बर्ड लाइक हेड इज द हॉकबिल टर्टल. तो इसका नाम भी कुछ बर्ड जैसा ही होगा, सो द हॉकबिल टर्टल. ठीक है, बहुत इजी है ये वाले, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है. लेदर है तो लेदर बैक टर्टल, ग्रीन बोल रहा है तो दैट मींस द ग्रीन टर्टल, एंड बर्ड लाइक है तो कुछ बर्ड जैसा ही नाम होगा, द हॉकबिल टर्टल. ओके, now the last one is it is the smallest sea turtle in the world. ये सबसे छोटा sea turtle है वर्ल्ड के अंदर. it feeds on jellyfish. ये क्या क्या खाता है, jellyfish को खा लेता है, shrimp, crabs and snails, इन सबको जो है खाता है. ठीक है, तो वो कौन सा टर्टल है, दैट इज द ऑलिव रिडली. ठीक है, सबसे छोटा है, वर्ल्ड का सबसे छोटा टर्टल है, प्लस वो जो है क्या फीड करता है, क्या खाता है, जेलीफिश खाता है, श्रिम्प्स, क्रैब्स एंड स्नेक्स. सो द आंसर विल बी ऑलिव रिडले. ओके, सो ये आप चाहो तो अभी साथ साथ में फिल कर सकते हो. देन ये कुछ आपको फन फैक्ट्स दिए हुए हैं.
दैट द गालापागोस जायंट टॉर्टोइस, एक टॉर्टोइस का नाम है जिसका वेट जो है इतना है 225 kg है, एंड वो 100 साल से भी ज्यादा जी सकता है, रह सकता है। Then leatherback turtle can grow to be twice as heavy as polar bear. कह रहा है कि जो leatherback जो turtle है जो हमने फर्स्ट पढ़ा था वो बहुत ज्यादा ग्रो करता है, तो वो polar bear से भी बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। तो कितना हैवी हो जाता है? 2 times या ट्वाइस भी कह सकते हो आप। तो उसका जो है इतना ज्यादा वो हैवी हो जाता है और वो इतना ज्यादा ग्रो करता है, इसलिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्टल हैविंग, कुछ टर्टल्स के बारे में आपको बताया था।